और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से गर्मी के साथ जोशो खरोश के साथ आप सभी का इस्तकबाल करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं रजत और मेरे साथ हैं आरती इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है किसान की बात। बहुत सारी बातें करते हैं हम, किसानों से संबद्ध, खेती से संबद्ध बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, मौसम की बात करते हैं, फल सब्जियों तक पहुंच जाते हैं। फिलहाल बात जो हो रही है वो हो रही है हमारे स्टूडियो से बाहर जो इस वक्त चमचमाती धूप दिख रही है। इस धूप के बीच कहीं कहीं हम हरियाली की उम्मीद करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि इस धूप के बीच से एक किरण ऐसी आए जो फूटती हुई आए और सीधे हरियालियां बिखेर दे हमारे खेतों में, हमारी छतों पर, हमारे घर आंगन में। जी बिल्कुल, जो ये तपतपाती सी गर्मी है इसमें कहीं एक जो नज़र जब पहुंचे तो एक राहत महसूस हो, सुकून महसूस हो, इसलिए हरियाली हर कोई ढूंढता है। और उस हरियाली के बहुत से फ़ायदे भी हैं, चाहे हमारा पशुधन हो उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं, चाहे हम कहें हमारे लिए आराम करने के लिए किसी पेड़ की छाँव में हम बैठ जाए उसके लिए फ़ायदे हैं। किसान की अगर नज़र से देखें, दृष्टि से देखें तब तो बहुत ही व्यावसायिक स्तर पर काफ़ी फ़ायदे हैं रजत। बिल्कुल बिल्कुल, और कमर्शलाइजेशन जिस तरह से हुआ है, आप तीज त्योहारों पर देखें, आप शादी ब्याहों में देखें, छोटे मोटे फंक्शंस में देखें, और अब तो कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होते हैं उनमें भी फूलों की जो मांग है उसकी भरमार है आज की तारीख में। चाहे वो कोरोना का दौर रहा हो या फिर अब कोरोना से आगे अब जब हम आए हैं, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, हमने देखा है कि फूलों की जो मांग है उसमें इजाफा हुआ है। आपने अगर नज़र डाली हो सड़कों पर, बाजारों में, छोटे छोटे स्टॉल्स पे, तो फूल प्रचुर मात्रा में, अच्छी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर हम बात शायद कम करते हैं या हमें वक्त नहीं मिलता। वहीं नज़र डालने के लिए आज स्टूडियो में है हमारे साथ डॉक्टर NC सिंह, जो हमारे आज के विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर MC सिंह, आप प्रधान पुष्प वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद रजत जी। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं आप सभी को जो हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि ये फोन इन प्रोग्राम है तो आपका स्वागत रहेगा, आपके सवालों का स्वागत रहेगा, आपके प्रश्नों, आपकी जिज्ञासाओं का इस्तकबाल रहेगा। जी बिल्कुल, और फ़ोन नंबर आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले आप 011-011 ज़रूर डायल कीजिएगा। इसके बाद हमारा फ़ोन नंबर है 23421081। दोहरा देती हूँ, 23421081। आप चाहे तो हमें संदेश भी भेज सकते हैं। संदेश भेजने के लिए आप गोल्ड टाइप कीजिएगा, GOLD, स्पेस दीजिएगा, मैसेज लिखिएगा, स्पेस देकर अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें भेज दीजिएगा 53010 पर। बिल्कुल आरती, आगाज करते हैं। एक बार फिर से बता दें जो हमारा आज का विषय है, आज का टॉपिक है, वो है पुष्पीय फसलों की रोपण सामग्री एवं बीजों का उत्पादन। आप किस तरह से फूलों को उगा सकते हैं, किस किस तरह का साजो सामान उसके लिए जुटा सकते हैं, और जो जरूरी और किफायती बीज हैं उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए बुनियादी सवाल फूलों से शुरू करते हैं। जी, पहली चीज तो ये कि फूल एक ऐसा विषय क्यों हो सकता है जिसे हम बागबानी में लेकर आए या छोटी या बड़ी खेती के तौर पर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ देखिए, ये जो आपने बात कही फूलों की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शायद आज के समय में कम खाना पसंद करते हैं, या घूमना फिरना कम पसंद करते हैं, या हमें घूमने फिरने का वक्त कम मिलता है, हमारे पास काम बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हम अपनी दिनचर्या में खुश रहना भी चाहते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण है जी, अच्छे जीवन के लिए। तो जो आपके आसपास पौधे लगे हुए होते हैं, फूल लगे हुए होते हैं, तो शायद आपको उनको देखकर, उनके साथ समय बिताकर बहुत खुशी मिलती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो अगर प्रेरणा मिलती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, और देखने से आपके हार्मोन भी अच्छे बनते हैं, आपको प्रसन्नता होती है, तो शायद आप कई गम भूल जाते हैं। तो इसलिए फूलों का आसपास होना बहुत जरूरी है, आपके जीवन को खिला
हुआ बनाए रखने के लिए। तो जहां तक मैं किसानों की बात करता हूं, मैं किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं यहां पर कि किसानों को खेती में विविधता चाहिए। और वो विविधता किस लिए चाहिए कि जो किसान सामान्य खेती करते हैं उनकी आमदनी 4 महीने में, 6 महीने में और लगभग 1 साल में होती है। तो आजकल ऐसा व्यवसाय सबको चाहिए कि रोजाना कुछ आमदनी हो और पैसे जेब में आ जाएं। तो फूलों की जो खेती है वो इस तरह का व्यवसाय है कि जब आप निरंतर रूप से इस व्यवसाय को करते हैं तो आप रोजाना फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी खेती कर रहे हैं कि वर्ष पर्यंत हो रही है, वर्ष भर हो रही है, या मौसम में आपने विभिन्न तरह की फसलें उगाई हैं, तो आप रोज फूल काटते हैं, रोज बाजार जाता है फूल और रोज आपकी जेब में पैसे वापस आ जाते हैं। तो इससे शायद जुड़े हमारे साथ, आपको रोकना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोबीन खान है जी मोबिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो फूलों की खेती करके कुछ लाभ अर्जित करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या किया जाए? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो आप फूलों की जो फसलें होती हैं उनका चुनाव उस प्रकार से करें कि आपके स्थानीय बाजार में उनकी मांग कैसी है। तो हम प्राय देखते हैं कि जैसे गेंदे का फूल है उसकी लगभग सामान्य तौर पर सभी स्थानीय बाजारों में मांग होती है, और इसके बाद जो ग्लैडियोलस है उसकी काफ़ी मांग होती है, और हम देखते हैं कि उसकी फूलों की खपत बहुत होती है। तो इसकी खेती के लिए आप पहले जो स्थानीय बाजार की मांग है, किस फूल की ज़्यादा मांग है, आप उसके हिसाब से अपने लिए खेती का चुनाव करें। तो अगर गेंदा की खेती आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुगम खेती है और लाभदायक खेती है, और आजकल गेंदा में इस तरह की किस्में हैं कि हर मौसम में उनको लगाया जा सकता है और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर हम बाकी फसलों के सापेक्ष देखें तो फूलों की खेती में आमदनी ज़्यादा है और लगातार आमदनी वर्ष भर होती रहती है। जी डॉक्टर साहब, शायद एक और श्रोता जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी नमस्कार साहब। मैं ब्रह्मदेव बोल रहा हूँ बिहार से। सर मैं फूल का पेड़ लगा रखा हूँ, फूल आते नहीं, उसपे क्या करना पड़ेगा? गेंदे का फूल है। जी देखिए, आप सुनिश्चित करें कि जो गेंदे की आपने फसल लगाई है वो सर्दी के ऋतु वाली किस्म है या गर्मी वाली किस्म है। तो अगर आप ऐसी किस्म लगाते हैं कि जो सितंबर अक्टूबर में रोपाई के बाद जनवरी फरवरी मार्च तक ही फूल देती है, उसके बाद वो फूल नहीं देती, तो अब आपको उस खेती को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको गर्मियों में फूल देने वाली किस्मों को लगाना है तो वो फरवरी मार्च में आपको लगानी होंगी, जो आज के समय में बहुत अच्छा फूल दे रही होंगी। तो आप किस्मों का चुनाव करें कि कौन सी किस्में गर्मी आने से पहले लगाते हैं और गर्मियों में फूल देंगी, और कुछ किस्में ऐसी हैं जो सर्दी आने से पहले लगाते हैं और सर्दियों में फूल देती हैं। तो इसके लिए आपको जो संकर किस्म का गेंदा है वो फरवरी मार्च में लगाना चाहिए, ताकि आज इस समय आप बहुत अच्छी फसल उसकी ले रहे हों। जी डॉक्टर साहब, बताया, काफी कुछ बताया, और हमारे कार्यक्रम में आगे भी काफी बातें चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और साथियों, आज बात चल रही है पुष्पीय जो फसल है, यानी कि फूलों की जो अगर बागवानी आप करना चाहते हैं तो उससे रोपण की सामग्री से जुड़ा हुआ, बीज उत्पादन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके मन में है, आज आप जहां पर जान सकते हैं, फोन कर सकते हैं सीधा। फोन नंबर भी अभी आपको बताते हैं, या बागवानी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है आपके मन में, जरूर आप सुन सकते हैं। फिलहाल आपको फोन नंबर बता देते हैं हम। बिल्कुल, फोन नंबर है 23421081 23421081। दिल्ली से बाहर के अगर आप श्रोता हैं तो दिल्ली का STD कोड 011011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, फूलों की ही तरह शुरुआत हुई कार्यक्रम की, कहना चाहिए। अब ये जानना मैं चाहता हूँ कि
आजकल इंडोर प्लांटिंग का बड़ा चलन चल पड़ा है। जैसे जैसे कॉर्पोरेट जगत ने अपने पैर पसारे हैं, काफ़ी कंपनीज दिल्ली में और एनसीआर में और देश के बाकी हिस्सों में खुलने लगी हैं, तो काम के साथ साथ सजावट पर भी ध्यान दिया जाता है। अब सजावट के परंपरागत तौर तरीकों से हटकर हमने गमले लगाने शुरू किए हैं, ये देखा जाता है। किस किस तरह के ये हो सकते हैं, तो क्या इनको घर में भी लगाया जा सकता है? जी, आपने बहुत सुना होगा, अपने देश नहीं विदेशों में भी जब कोरोना और कोविड की महामारी आई थी तो जो कट फूल थे या खुले हुए फूल थे उनका बिकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बाजार उपलब्ध नहीं था, लोगों का आवागमन बंद हो गया था। तो उसके बाद हमने एक बदलाव देखा जो पुष्प के व्यवसाय में। वो ऐसा बदलाव है कि जो गमलों में लगे पौधे हैं, एक तो वो शोभा के लिए पत्ती वाले पौधे होते हैं जिन पर फूल भी आता है और पत्ती अधिकतर पूरे वर्ष भर रहती है। दूसरे होते हैं कि गमलों में ही फूल आने तक उन पौधों को बढ़ाया जाता है और गमले के साथ ही बाजार में बेच दिया जाता है। तो उससे खरीदने वाले के घर में 3 से 4 महीने 6 महीने तक उसकी शोभा रहती है, और अगर फूल आना बंद भी हो जाता है तो भी वो पौधा बना रहता है। तो इसमें जो शिफ्ट आया वो इसलिए आया है कि जो कोविड में ट्रांसपोर्टेशन और उसकी हैंडलिंग है, उससे बचने के लिए जो फूलों का व्यवसाय है और इसकी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा शिफ्ट कर गई है। और शिफ्ट ही नहीं कर गई है, वो व्यवसाय बढ़ा भी है। और बढ़ने के साथ साथ जो शोध है और उसमें छटनी का कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि गमलों के लिए जो सामान्य फसलें हैं उनकी किस्में आ गई हैं। यानी आपने पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा ड्वार्फ गुलाब भी आ गया है जो गमलों में ही उगाया जाएगा और पूरे वर्ष पर्यंत उसमें फूल देगा, और आपके घर में जगह की भी जरूरत नहीं है। बालकनी में, ड्राइंग रूम में जब भी लाइट या गर्मी के आधार पर आप उसको अंदर बाहर रख सकेंगे। तो उस तरह के जो गमले हैं वो आज तैयार होने लगे हैं, चाहे वो गेंदा हो, चाहे कार्नेशन हो, चाहे लिली हो, चाहे गुलदावदी हो, उस सब के जो पौधे हैं वो गमलों में बनाए जाने लगे हैं। और इसका व्यवसाय दिल्ली जैसे महानगरीय क्षेत्र में ये बहुत बढ़ गया है। तो आप देखेंगे कि जब भागीदारी 70 से 80% तक होती थी कट फूलों की, और तो 20 से 25% ही ये आम जो पौधे थे गमलों वाले ये चलते थे। और आप सापेक्ष रूप से आज अगर देखेंगे तो इसका 40 से 45% तक जो कारोबार है वो बढ़ चुका है। तो इसलिए जो गमलों में शोभा के लिए पौधे हम लगाते थे, अब फूलों के लिए भी उन किस्मों के पौधे लगा सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, पंडित जी बोल रहा हूँ मैं, धर्मवीर शर्मा। जी बोलिए पंडित जी। ऐसा है जी, मेरा गेंदा का पेड़ लगा हुआ था जी, उसमें फूल आ रहे थे, वो सूख गए। हाँ, देखिए जो गेंदा की फसल है वो आजकल खत्म हो जाती है, फरवरी मार्च तक जो है उसका आखिर समय होता है। तो अगर ये आपने सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में पौधा लगाया होगा तो अब इसकी उम्र खत्म हो जाएगी। 4 महीने 4.5 महीने इसकी उम्र होती है, तो ये अब ज्यादा नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर बाजार से आप संकर किस्म का बीज खरीद सकें, जिन किस्मों का नाम इंका येलो, इंका ऑरेंज और वेनिला नाम से होता है, तो वो लड्डू किस्म का गेंदा भी माना जाता है बाजार में। तो अगर उसका बीज आजकल लगाएंगे तो वो आपको गर्मियों भर फूल देगा। जी डॉक्टर साहब, इंडोर प्लांट की आपने बात की थी, अभी हम बात कर रहे थे। इसमें सिर्फ शो के लिए लगाना एक दूसरी बात है, लेकिन इसके कई फायदे भी देखे गए हैं सेहत के हिसाब से। अगर देखें औषधीय गुण की बात करें, बिल्कुल, तो इसमें कौन कौन से पौधे शामिल हैं, क्या इस्तेमाल है उनका? जी, जैसा आपने कहा कि इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, हम देखते हैं कि इंडोर जो प्लांट होते हैं वो उनकी पत्तियां खूब बड़ी होती हैं और भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं, और उनका जो सबसे बड़ा फायदा हमें होता है, एक तो आपके कक्ष में, कमरे में, बरामदे में जहां भी रखे होते हैं वहां की ऑक्सीजन बढ़ाना होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती हैं और आपको बदले में ऑक्सीजन देती हैं। एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो ये गर्मी को भी कम करने का काम करती हैं। कैसे कम करती हैं गर्मी? आपने देखा होगा कार्बन एमिशन ज्यादा होता है तो गर्मी बढ़ती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंज्यूम कर लेते हैं, तो अपेक्षित रूप से गर्मी कम हो जाती है। दूसरा, गर्मी कम होने का कारण मुख्य होता है कि जैसे आपने देखा होगा बड़ी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं वो हवा में जो नमी होती है उसको लेते भी हैं और नमी को छोड़ते भी हैं। तो उस नमी में जो भी ऐसे तत्व होते हैं कि जिसको पौधा ले सकता है अपने खाने में, वो उसको वातावरण से ले भी लेता है, और नमी जब छोड़ता है तो आपके जो वातावरण में है वो नमी बनी रहती है, और उससे क्या होता है कि तापमान को संतुलित होने में
मदद मिलती है। जी साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज पुष्पीय बागवानी की बात करें या फिर और भी तरह के जो पौधे हैं उनकी बात करें। चल रही है आज बागवानी की बात, लेकिन एक बात खास और है रजत, जो हम अपने सभी साथियों को आज बताना चाहते हैं कि नई दिल्ली स्थित नास्क कॉम्प्लेक्स के एपी सिंटेज सभागार में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2022 पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्रालय और राज्यों के कृषि सचिवों सहित आईसीआर के कृषि वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है, आइए सुनते हैं क्या कुछ खास रहा। मंत्रालय और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मिलकर प्रधानमंत्री जी की दृष्टि और दृष्टिकोण इच्छा को ध्यान में रखते हुए CROP और QKMS दोनों पोर्टलों का आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी संबंधित हितधारकों को भी, सचिव कृषि और DG सेंटर फॉर गवर्नेंस के टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत के लिए कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण है और जब कृषि की बात आती है तो प्लांट्स हो या पेस्टिसाइड हो, इसके व्यवहार में सरलता, सहजता, पारदर्शिता, इसकी अनिवार्यता सभी लोग महसूस करते रहे। इससे पहले भी मंत्रालय ने प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों को कुछ सफलता मिली, लेकिन लगातार यह बात महसूस की जाती रही कि इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ और सरल करना चाहिए। सामान्यतः पेस्टिसाइड के रजिस्ट्रेशन का विषय हो तो दोनों तरफ से कई बार हम लोगों की तरफ से भी दुर्लक्ष्य होता है और कई बार पंजीकरण कराने वाले जो लोग रहते हैं वो भी अधिक बुद्धिमत्ता से सोचकर अपने एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं और वो एप्लीकेशन आधी अधूरी रहती है। इसके कारण कई बार विभाग भी कार्रवाई नहीं कर पाता और शिकायत शिकवे की बातें चलती रहती हैं। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात दोनों ही महत्वपूर्ण है और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों तो निर्यात की दृष्टि से देश ने बड़ी छलांग लगाई है। ये विधा भी सरल हो, सुविधाजनक हो, कम समय में संपन्न हो, इसकी आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जाती रही और इसके लिए मंत्रालय ने काफ़ी दिनों से प्रयत्न किए। आज वो प्रयत्न पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह मेरे लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता और गौरव की बात है। सिस्टम कोई भी बनाया जाए उसको और सुधारने की गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है। मैं मंत्रालय की ओर से आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके बाद भी कोई सुधार की जरूरत होगी तो भारत सरकार की उन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता है और निश्चित रूप से आगे भी जारी रहेगी। कृषि का क्षेत्र हमारे लिए व्यापक भी है और महत्वपूर्ण भी है। हमारे देश की बड़ी आबादी रोजगार के लिए कृषि के क्षेत्र पर निर्भर भी करती है। सरकारों का ध्यान भी इस दृष्टि से काफ़ी व्यापक पैमाने पर कृषि क्षेत्र पर है, लेकिन हम सब व्यवहार में यह जानते भी हैं और मानते भी हैं कि वर्तमान युग के साथ अगर हम परिवर्तन अपने को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। इसलिए कृषि कार्य हो, कृषि अनुसंधान हो, कृषि व्यवहार हो, कृषि उत्पाद का विपणन हो, कृषि के क्षेत्र में तकनीक का समर्थन हो, ये सब चीज़ों का समावेश कृषि के क्षेत्र में वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ ड्रोन की बात भी की गई। मुझे ध्यान है कि जब साल डेढ़ साल पहले टिड्डी का आक्रमण काफ़ी लंबे समय बाद हिंदुस्तान पर हुआ था और वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। 28-29 साल बाद टिड्डी हिंदुस्तान में आई तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा तंत्र था वो एक तौर से उस कालखंड में शिथिल सा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृषि मंत्रालय को और उससे संबंध रखने वाले सभी लोगों को, राज्य सरकारों को, कि उस परिस्थिति में सभी ने अल्प साधनों में भी तुरंत कदम उठाए। जहां आवश्यकता पड़ी वहां मेन पावर को भी बढ़ाया, उपकरण भी खरीदे गए और अपने आप को फिर से समृद्ध और संपन्न किया जाए, इस दिशा में प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप
टिड्डी को मारने में देश को सफलता मिली। टिड्डी के आक्रमण के समय जब ये लगा कि ड्रोन का उपयोग किया जाए तो टिड्डी को मारना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, लेकिन उस समय ड्रोन की कोई पॉलिसी नहीं थी, कृषि मंत्रालय के पास भी कोई नियम नहीं थे। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जी का ध्यान था तो कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों से एनओसी लेकर उस समय भी ड्रोन का उपयोग किया था। तब से लगातार यह बात सरकार के ध्यान में थी और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन पॉलिसी भी घोषित की और उसी के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपने क्षेत्र के व्यवहार के लिए एसओपी जारी किया। सबको अनुमतियां दी जा रही हैं। एक अच्छी स्कीम बनाई है और ड्रोन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की एजेंसियां, विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य निजी क्षेत्र के जो नौजवान इसमें रोजगार पा सकते हैं उनको भी कैसे सुविधा दी जाए, इसके लिए पूरी पॉलिसी बनाई है। इसी दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर की भी कल्पना है और उस पर भी बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान और शिक्षा का काम देश भर में देखता है। अनेक संस्थानों के माध्यम से उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का जितना अच्छा उपयोग इस क्षेत्र में किया जा सकता है उस दिशा में निश्चित रूप से काम करने की कोशिश की है और उसका परिणाम भी आज हम लोगों को परिलक्षित हो रहा है। मैं जब कहता हूं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर ही नहीं अधिशेष राष्ट्र हैं, तो इस यात्रा को पूर्णता प्रदान करने में जहां एक ओर किसान के परिश्रम का योगदान है, वहीं दूसरी ओर सरकार की किसान हितैषी नीतियों का योगदान है और अगर वैज्ञानिकों का अनुसंधान नहीं होता तो शायद ये दोनों चीज़ें भी हमारे को लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार नहीं होती। तो साइंटिस्टों का भी बहुत बड़ा योगदान इस यात्रा को पूर्ण करने में रहा है। बागवानी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज ये दोनों पोर्टल का शुभारंभ संपन्न हुआ है। इससे हमारे आयात निर्यात करने वाले बंधुओं को प्लांट क्वारंटाइन की दृष्टि से भी और कीटनाशकों के रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी काफ़ी हद तक जो देर लगती है या जो शिकायतें रहती हैं या व्यक्तियों के विवेक पर कई बार अधिकार रहता है तो उसके कारण दिक्कत आती है, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी और हम एक अच्छी दिशा में बढ़ सकेंगे। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए सभी मंत्रालय के अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के विचार सुने। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे हैं फूलों पर, हमारे विषय का एक घटक है आज पुष्पीय उत्पादन की सामग्री, रोपण सामग्री। क्या हो सकती है वो रोपण सामग्री? हाँ, देखिए, जैसे गर्मियों में जो मुख्य फसल होती है रजनीगंधा होती है जी, और जैसा मैंने अभी बताया कि गेंदा की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो गर्मियों में लगाई जा सकती हैं। उनमें मुख्यतः जो संकर किस्म की गेंदा हैं वो हैं, जिसको मैंने अभी कहा लड्डू गेंदा के नाम से भी जानते हैं, इंका, येलो इंका, ऑरेंज और वेनिला जो वाइट कलर की होती है। इसके बीच की जो मध्यम किस्में हैं वो हैं जिनको हम कलकतिया गेंदा के नाम से जानते हैं। अच्छा। और कलकत्ता में जो गेंदा बनाया जाता है वो कटिंग से बनाया जाता है, पौधे के वनस्पतिक भाग को उसमें स्वजड़न करके नया पौधा बनाया जाता है और उसको आप गर्मियों में लगाते हैं तो आपको गर्मियों में उसका फूल मिलता है। अच्छा। दिवाली नवरात्रा आने तक फूल मिलता रहता है। तो जो कि आपने देखा होगा बड़ा अच्छा गोल होता है, सारे फूल एक जैसे होते हैं। उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो बीज से नहीं बल्कि उसकी कटिंग से बनाया जाता है, इसलिए वो सारे पौधे और उनका फूल एक जैसा होता है। तो ये किसानों को समझना बहुत आवश्यक है कि अगर वो संकर किस्म का गेंदा लगाना चाहते हैं तो उनको बाजार से बीज खरीदना पड़ता है, जो कि लगभग ₹1.25 से लेके ₹1.35 का एक बीज आता है, लेकिन उसमें करीब 3-3.5 किलो फूल निकलता है एक पौधे से। तो वो अगर आमदनी के हिसाब से हम देखें तो बहुत
कम है। और रही बात जो सामान्य तरह का गेंदा है, उसका बीज आजकल किसान अपने आप बनाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे पौधे एक रख लेते हैं और उसका फूल पकने देते हैं और उसी से बीज निकाल कर अगली फसल लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा किसानों के लिए सलाह यह है कि जैसे हमारे शोध संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर पुष्प संभाग है, वहाँ से हर साल हम अच्छी गुणवत्ता का बीज बनाते हैं, जिसमें 5-6 किस्में हमारी हैं। पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार, ये पूसा दीप, ये जो किस्में हैं आपको प्रत्येक वर्ष नया बना हुआ बीज और अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा। तो किसानों को सलाह है ये, जबकि बहुत सस्ता भी होता है, बाजार के अगर सापेक्ष देखें तो ये सिर्फ 4,500 या 5,000 रुपये किलो का बीज होता है, जबकि बाजार से अगर आप बीज खरीदेंगे तो यही बीज आपको 20,000 रुपये किलो के दामों पे मिलता है। तो किसानों के लिए सलाह ये दी जाती है कि हमारे जो संस्थान हैं या कृषि की जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उनके माध्यम से आप अच्छी गुणवत्ता का बीज खरीदें और फसल लगाएं। दूसरी फसल जैसे मैंने कहा कि रजनीगंधा होता है, रजनीगंधा के जो नीचे जड़ में बल्ब बनते हैं, वही या तो जनवरी फरवरी में उनको निकालकर 1 महीने के उपरांत दोबारा लगाया जाता है, तो पूरी वर्ष भर के लिए दूसरी फसल आपकी तैयार हो जाती है। तो उसमें सावधानी यही रखनी होती है कि बल्ब को निकालकर अच्छा गुणवत्ता का यानी बड़े साइज का बल्ब छांटकर उसको हम रख लेते हैं और 1 महीने के बाद यह बल्ब फिर से लगाने लायक हो जाता है। और जो छोटा बल्ब है आप उसको जून जुलाई में बरसात के टाइम में लगाएंगे तो अगले साल आपको अब बड़े आकार का बल्ब मिलेगा। तो ये रही गर्मियों की फसलों की मुख्य बात। अब अगर आप देखें तो वर्ष पर्यंत फूल लगाने के लिए आपको गुलाब, गुलदावदी, आप जरबेरा, ये सब पॉली हाउस या संरक्षित संरचना में लगा सकते हैं, जिसमें कि हर समय आपको फूल प्राप्त होता रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बातें बताई हैं फूलों के बारे में और किस तरह से उनकी देखभाल की जा सकी है। तो हम उम्मीद है हमारे सभी जितने भी श्रोता हैं उन्होंने इसका भरपूर फायदा लेंगे और अपनी जो बागवानी है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से खिलकर बाहर लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आएगा। कल भी आप सुन सकते हैं मेथा एवं अन्य औषधीय फसलों में जो समसामयिक कार्य है उनके बारे में। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और रजत को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।